चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं सीपीसीटी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस जिसमें कि देखने वाले हम पहला क्वेश्चन अभी। एफटीपी कैन आइदर बी यूज्ड फॉर डाटा अपलोडिंग और यहाँ पे देखने को मिल रहा है एफटीपी का मतलब जानते पहले। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र का मतलब ये हो गया सर्वर, ठीक है, और ये हो गया क्लाइंट यानी कि जो लोकल कंप्यूटर है। अब यहाँ से अगर हम डाटा भेज रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, हमारे क्लाइंट से सर्वर पर, तो उसको बोला जाता है अपलोड, ठीक है। और अगर सर्वर से हम अपने पास ला रहे हैं तो उसको बोला जाता है डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अपलोड और डाउनलोड, तो आंसर क्या होगा, डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे एफटीपी क्या है, एफटीपी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब एक नियम है जो कि इंटरनेट के अंतर्गत अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को मेंटेन करता है, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल के बारे में विस्तार से। तो प्रोटोकॉल होते क्या है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो आपको आरटीओ याद होगा, आरटीओ पता होगा। आरटीओ मतलब जब हम बाइक या कार लेते हैं तो हमें आरटीओ के कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको जाना है तो हमको आरटीओ के रूल्स को फॉलो करते हुए जाना पड़ता है, यानी कि यातायात के नियम हम बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर बात करें इंटरनेट की, ठीक है, इंटरनेट मतलब डब्ल्यू। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब डाटा ट्रांसमिट होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब डाटा जाता है तो किस नियम को फॉलो करेगा, किस हिसाब से जाएगा, उसके लिए एक नियमों का ग्रुप होता है। उस नियमों के ग्रुप को ही हम यहाँ पे प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोटोकॉल क्या होता है। हम देख लेते हैं प्रोटोकॉल। डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात इंटरनेट में इंफॉर्मेशन या फिर डाटा के आदान प्रदान के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, नियमों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि यह कुछ नहीं, बस एक प्रकार के रूल्स होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस के रूल्स होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे इंटरनेट में डाटा एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे रूल्स होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल कंप्यूटर साइंस और इंटरनेट की दुनिया में यह जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान है इसका। जैसे कि हम आपस में बात करते हैं तो हम ग्रामर का ध्यान में रख के बात करते हैं, ठीक है, किस प्रकार सेंटेंस को जमाना है, किस प्रकार बोलना है अर्थपूर्ण वाक्य को। उसी प्रकार यहाँ पे इंटरनेट में डाटा एक्सचेंज करने के लिए किस प्रकार उसको एक्सचेंज करना है, उसके लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया या अन्य कोई इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है तो सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर दोनों ही उस इन्फॉर्मेशन और डाटा को यूज़र के कंप्यूटर पे अच्छी तरह से फॉर्मेट करके डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के लिए वेबसाइट का नाम डालते हैं, जैसे हम सबसे पहले HTTP या HTTPS। तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S लगा मतलब सिक्योर SSL जो लेयर है वो इसमें आ गई है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हमारी साइट जो है ओपन करते हैं तो देखिए HTTP लगा है प्रोटोकॉल। डब्ल्यू यानी इंटरनेट, ये डोमेन नेम हो गया, ये सब डोमेन मतलब डोमेन का टाइप हो गया। तो यहाँ जो पूरा नाम है वो इसका HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यहाँ भी आपको प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे कई दूसरे प्रोटोकॉल है जो कि हम अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रिपल P यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक तरह का जो है ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। इसके अलावा कुछ प्रोटोकॉल जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम देखने वाले इनमें से कुछ डिस्कस भी करेंगे, जैसे कि TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईथरनेट है, टेलनेट है, गोफर है। इसके अलावा IMAP हो गया, POP हो गया, UDP हो गया, मैक, ARP, DNS, IGMP, SHL, SSL। ये देखिए ये वाली लेयर लगी है, S लग जाता है वहाँ पे, IMAP, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो UDP, REP, ये सभी आप फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इनमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं फुल फॉर्म के। चलिए कुछ को जान लेते हैं हम। सबसे पहले जान लेते हैं TCP। अब TCP जो प्रोटोकॉल है वो अकेला नहीं काम करता, TCP काम करता है IP के साथ में। तो आप देख सकते हैं TCP का मतलब हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से कोई भी कंप्यूटर को, तो इंटरनेट से कोई भी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा भेजने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उस मतलब ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है उस प्रोटोकॉल को TCP बोलते हैं। और इस कंप्यूटर का पर्टिकुलर एक एड्रेस यानी कि इसका एक नाम है, यानी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम दिया जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे IP, उसको बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोनों एक दूसरे के यहाँ पे पूरक है, दोनों काम करेंगे तभी इंटरनेट चल पाएगा, सबसे बेसिक है, ठीक है। मतलब हर समय यूज़ किया जाने वाला प्रोटोकॉल TCP IP हो गया। तो मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, यूनिक सीरियल नंबर होता है पैकेट का, और रिसीवर
कंप्यूटर पैकेट को सीरियल नंबर के अनुसार रीअसेंबल कर देता है, मतलब पुनः उसको पढ़ सकता है। इसी प्रकार आईपी, जैसे कि मैंने बताया टीसीपी के साथ में आईपी होता है, तो एड्रेसिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। कंप्यूटर को नाम प्रोवाइड करने के लिए एक आईपी दिया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करता है और हर पैकेट का एक आईपी एड्रेस होता है। इस एड्रेस के इस्तेमाल से आईपी जो है पैकेट्स को रिसीवर या डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद करता है। टीसीपी आईपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल हर नेटवर्क में किया जाता है और यह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। जब एक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ जाता है तो सिंपल सी बात है, उसका एक आईपी भी होता है और दूसरा टीसीपी। मतलब टीसीपी आईपी तो ट्रैकिंग के लिए होता है, टीसीपी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। नेक्स्ट है पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये जो है ईमेल को रिसीव और सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ईमेल के कुछ दूसरे प्रोटोकॉल है जैसे कि एसएमपीएस, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ एसएम जो है एसएमटीपी होगा, ठीक है। एसएमटीपी है ये, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा देखिए एसएमटीपी हम बात कर रहे हैं तो ये जो है जैसे जीमेल हम उपयोग करते हैं, याहू, हॉटमेल, रेडिफ, ये कंपनी ईमेल भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए एसएमटीपी का इस्तेमाल करती है। जब एक मेल को भेजा जाता है तब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेंडर से मेल को रिसीव करके मेल बॉक्स में भेजना और या दूसरे कोई फोल्डर में भेजना, ये सारे काम इसकी ही निगरानी में होते हैं एसएमटीपी की। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट एचटीटीपी। जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं शुरुआत में इसका उपयोग किया जाना जरूरी होता है। दो कंप्यूटर के बीच में आपस में जब जो हाइपरटेक्स्ट को शेयर किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पे जो है एचटीटीपी यूज़ होता है। एचटीटीपी यानी कि हाइपरटेक्स्ट भी एक तरह का टेक्स्ट होता है जिसे एचटीएमएल वेब लैंग्वेज के अंदर रखा जाता है और एचटीएमएल जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका इस्तेमाल वेब डिज़ाइनिंग के लिए होता है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। आपको अगर एचटीएमएल के पूरे वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा सीएसएस की वीडियो भी देख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के साथ में पीएचपी है, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी वहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। VB.NET है और जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। और इसके अलावा और ज़्यादा फैसिलिटी आप चाहते हैं या फिर थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन एक बटन होगा सब्सक्राइब के साइड में, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है एक वेबसाइट या ब्लॉग में सारे कोड, टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, GIF आदि सब HTML के अंदर ही रखे जाते हैं। HTTP क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करता है। HTTP सर्वर के साथ एक सुरक्षित यानी सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और एक रिक्वेस्ट भेजता है। जब सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तब क्लाइंट के पास एक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। इसके बाद HTTP सर्वर को बताता है कि क्लाइंट को कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए और सर्वर को पता चलता है कि कौन से रिसोर्सेज चाहिए, तब क्लाइंट को रिसोर्स प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ईथरनेट की। ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो कि लैन के लिए यूज़ होता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे उपयोग होता है। इन्फॉर्मेशन को डिजिटल पैकेट्स के रूप में भेजता है। जो भी कंप्यूटर इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है वह ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि जिसे हम NIC बोलते हैं, ठीक है, इसका उपयोग करना आवश्यक है। यह एक तरह का कार्ड होता है जिसके ऊपर एक माइक्रोचिप होती है और उसमें यूनिक एड्रेस कोडेड करके रखा जाता है। इसी कोडेड एड्रेस का इस्तेमाल ढूंढने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेलनेट। अब टेलनेट को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आप टीवी देखते हैं घर में और टीवी का एक रिमोट होता है। अब आप देखिए रिमोट से ही सारी चीज़ें, जो टीवी है वो कंप्लीट यहाँ पे कंट्रोल कर लेते दूर बैठे। तो मतलब आपको लगता क्या है कि आप टीवी में जाकर काम कर रहे हैं, मतलब टीवी में काम कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, पर आप चला रहे क्या, रिमोट। उसी प्रकार अगर एक सर्वर कंप्यूटर है और सर्वर कंप्यूटर को हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर से ही ऐसा समझे कि हम सर्वर पर डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे बीच में एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं टेलनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज़ करेगा उसको टेलनेट क्लाइंट बोला जाता है और जिस कंप्यूटर को यूज़ करेगा उसको टेलनेट सर्वर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आउटपुट फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट डिस्प्ले, ठीक है। इसके अलावा इनपुट फ्रॉम क्लाइंट टू कीबोर्ड टू सर्वर। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ें चलती है। तो एक तरह का प्रोटोकॉल जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल लैन में रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, यानी कि यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से किसी भी कंप्यूटर को दूर बैठे व्यक्ति एक्सेस कर सकते हैं। वेब में यानी इंटरनेट में जो है एच टी टी पी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा है FTP। इसकी मदद से किसी भी दूसरे कंप्यूटर की फाइल को एक्सेस करने की अनुमति देता है, परंतु आप लॉगिन नहीं कर सकते। लेकिन टेलनेट के द्वारा आप रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गोफर। एक प्रकार का सेट ऑफ रूल्स यानी कि प्रोटोकॉल इसको बोलेंगे, प्रोग्राम है एक और क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसमें जो है यूज़र गोफर प्रोग्राम इस्तेमाल करता है। इसके द्वारा सर्वर कंप्यूटर में जो भी फाइल्स है वो लोकल कंप्यूटर में एक्सेस की जा सकती है। यूज़र को
टेक्स्ट टू पी इंटरफेस प्रदान करता है। गोफर सर्वर डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स, प्रोग्राम और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसी के साथ में हाइपरलिंक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ लिंक को मेनू के रूप में दिखाया जाता है और सारे लिंक दूसरे डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के लिंक होते हैं। इन लिंक के द्वारा जो है यूज़र को अपने रिमोट कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखे गोफर के बारे में। अब लास्ट जो है हमारा देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो बाकी चीज़ है वो बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने बताया आपको फुल फॉर्म सबके याद रखना है। तो हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में एफटीपी बोला जाता है। तो यहाँ देखिए सर्वर से किसी क्लाइंट में अगर लाना है तो डाउनलोडिंग, और अपने क्लाइंट से सर्वर में भिजाना है तो उसको अपलोडिंग बोला जाता है। दोनों काम को मेंटेन करता है एफटीपी, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क या इंटरनेट में जब भी एक फाइल को भेजा जाता है तो इस प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोग्राम फाइल, टेक्स्ट फाइल और मल्टीमीडिया फाइल जैसे वीडियो, फ्लैश फाइल, वैसे जो डाटा है उसको हम HTTP के जरिए भी भेज सकते हैं, बट FTP में डाटा या फाइल्स को काफ़ी तेज़ी से भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे किसके अंतर्गत, FTP के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो FTP है प्रोटोकॉल है, ये सारी चीज़ हमने देख लिए। और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक ब्लैंक कंप्यूटर पर ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक एक्सपेंशन कार्ड या IC होता है, जिसे स्पीकर या हेडफोन के माध्यम से सुना जाता है। तो देखिए एक एक्सपेंशन स्लॉट होता है, जो देखिए कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है साउंड से रिलेटेड, वो साउंड से रिलेटेड प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है साउंड कार्ड। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या होगा, साउंड कार्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एड्रेस बस है, डाटा बस, ये सारी चीज़ तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना साउंड कार्ड। आप साउंड कार्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं विस्तार से। ठीक है, तो साउंड कार्ड क्या होता है, साउंड कार्ड एक वैकल्पिक रूप से एक आइडियो, मतलब एक साउंड जो है उसको आउटपुट डिवाइस, साउंड बोर्ड या आइडियो कार्ड के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, वैकल्पिक रूप से इसको किस किस नाम से जानते हैं, आइडियो आउटपुट डिवाइस, साउंड बोर्ड या आइडियो कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। एक साउंड कार्ड कंप्यूटर पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक एक्सपेंशन कार्ड होता है, या फिर इसको IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोला जाता है। ठीक है, जिसे स्पीकर या हेडफोन के माध्यम से सुना जाता है। इसके बारे में हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इंटरनल भी होता है। ठीक है, इंटरनल जो होता है वो इनबिल्ट होता है, और एक्सटर्नल जो होता है साउंड कार्ड, एक्सटर्नल साउंड कार्ड यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक कंप्यूटर में हमको मदरबोर्ड में ही इनबिल्ट साउंड कार्ड लगे होते हैं, जो कि हमको जो है अलग से लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा दो प्रकार के साउंड कार्ड। देखिए साउंड कार्ड यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ जो होता है ये इंटरनल साउंड कार्ड होता है, जो कि एक एक्सपेंशन कार्ड के रूप में, एक्सपेंशन स्लॉट के रूप में होता है, जिसमें कि आपको अलग अलग प्रकार की पिन यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे देखिए पिन अटैच की जाती है। जैसे माइक की है, लाइन इन आप देख सकते हैं, फ्रंट आउट देख सकते हैं, इसके अलावा रियर आउट है और बेस है। ये कम ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ अगर एक्सटर्नल साउंड कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ आपको सिर्फ माइक और ईयरफोन की जो पिन है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड आपको देखने मिलेगा कंप्यूटर का एक एक्सपेंशन बोर्ड होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें कनेक्ट होती है, चाहे वो हार्ड डिस्क की हो, चाहे CPU हो, चाहे डिस्प्ले हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, माइक हो, या फिर कोई USB हो। ये सारी चीज़ आपको मदरबोर्ड में ही कनेक्ट होती हुई नज़र आएगी। देखिए यहाँ पे आपको रैम देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ जो केबल है वो देखने को मिलेगी, पैरेलल वाली, सीरियल वाली आप देख सकते हैं यहीं पे। इसके अलावा आप देखिए डिस्प्ले के लिए देखने को मिल रहा है कीबोर्ड, माउस, USB आप देख सकते हैं, HDMI पोर्ट है, लैन का जो केबल है, साउंड से रिलेटेड है, CMOS बैटरी है। ठीक है, सारी चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये देखिए आपको CPU का जगह दिख रही है जहाँ पे फैन लगा होता है और CPU लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ आपको मदरबोर्ड में ही देखने को मिलेगी। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड कार्ड आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी होता है। अब साउंड कार्ड का थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं, कब बना, कैसे बना। तो एप्पल सेकंड कंप्यूटर प्लग इन साउंड कार्ड का उपयोग करने में सक्षम था, और एप्पल म्यूजिक सिंथेसाइजर 1978 में ALF प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेशन द्वारा विकसित एप्पल प्लग इन साउंड कार्ड का पहला प्लग इन साउंड कार्ड था। इसके बाद एडलिब IBM PC के लिए साउंड कार्ड बनाने वाली जो कंपनी पहली कंपनियों में से एक थी, यहाँ पे एडलिब ने 1987 में यामाहा YM3812 साउंड चिप पर आधारित म्यूजिक सिंथेसाइजर कार्ड विकसित किया था। तो ये कुछ बात हो गई बैकग्राउंड की।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ साउंड कार्ड। साउंड कार्ड में क्या क्या चीज़ें आपको देखने मिलती है। एक तो मिलता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर पेरिफेरल कंपोनेंट, इनको इंटर कनेक्ट, इसके बाद आउटपुट कन्वर्टर। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे डीएसी की मदद से साउंड कार्ड डिजिटल डाटा को एनालॉग में बदलता है। इसके अलावा एनालॉग टू डिजिटल की बात करें तो एडीसी की मदद से साउंड कार्ड एनालॉग साउंड द्वारा दी गई इनपुट को डिजिटल रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट करता है। फिर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट की बात करें पीसीआई की मदद से साउंड कार्ड कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। फिर आउटपुट कन्वर्टर, इसकी मदद से किसी भी ऑडियो आउटपुट डिवाइस जैसे कि ईयरफोन को जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई पार्ट्स ऑफ साउंड। फिर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ साउंड कार्ड। साउंड कार्ड आप देख सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मदरबोर्ड के साथ में होता है, फिर स्टैंडर्ड होता है, फिर एक एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए ये जो होता है एक स्टैंडर्ड वाला होता है जो कि स्पेशली साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, साउंड को मैनेज करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है कंप्यूटर में। ये होता है एक्सटर्नल, ये भी साउंड अगर किसी में साउंड कार्ड नहीं है सिस्टम में तो हम यूएसबी के माध्यम से उसको लगा कर यहाँ साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, माइक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और यहाँ से आउटपुट भी सुन सकते हैं। साथ में मदरबोर्ड में भी साउंड इनबिल्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के हमने साउंड कार्ड यहाँ पे देखें। अब साउंड कार्ड के अंतर्गत कनेक्शन क्या क्या होते हैं। एक तो होता है डिजिटल आउट। तो डिजिटल आउट आप देख सकते हैं ये जो होता है इस प्रकार की पिन होती है, वह कलर अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं नॉर्मली है सफ़ेद या पीले रंग, ठीक है, पीले रंग जिसे कि लाउड स्पीकर के साथ उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा साउंड इन की बात करें तो यह नीले रंग का होता है और ये देखिए यहाँ पे देखिए ये नीले रंग का होता है यहाँ पे ये, ठीक है। और जो ऑडियो सोर्स है उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोफोन की अगर बात करें तो ये जो होता है पिंक यानी गुलाबी कलर का होता है। माइक कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साउंड आउट या स्पीकर और हेडफोन को प्राइमरी साउंड कनेक्शन होता है। यह हरा, काला या नारंगी रंग हो सकता है, ठीक है। हरा, ये देखिए ये हरा है और ये काला है, ठीक। और मिडी, इसका इस्तेमाल मिडी कीबोर्ड या जॉयस्टिक के साथ किया जाता है। तो ये तो हो गई साउंड कार्ड के कुछ कनेक्शन की बात। अब बात कर लेते हैं 2 चीज़ और देखने को मिलती है साउंड कार्ड के अंतर्गत। एक तो वॉइस होता है और एक होता है चैनल। तो वॉइस क्या होती है, देखो वॉइस का मतलब होता है जैसे कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं तो अलग आपको साउंड देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है कुछ एरर आती तो अलग साउंड मिलता है, कोई सक्सेस होती है कोई विंडो अलग साउंड मिलता है, डायलॉग बॉक्स आता है एरर आ रही तो उसके लिए अलग साउंड मिलता है। तो ये अलग अलग जो साउंड आते हैं उनको हम यहाँ पे वॉइस की संख्या दे सकते हैं। मतलब साउंड कार्ड एक समय में कितने प्रकार के साउंड को कितने स्रोतों कितने सोर्स से निकाल सकता है, इसे वॉइस कहते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं तो अलग हमको नोटिफिकेशन आता है तो अलग अलग साउंड सुनाई देते हैं, इन्हीं को हम वॉइस कहते हैं। अब चैनल की बात करें तो कितनी प्रकार की ऑडियो एक साउंड कार्ड निकालता है, इसे चैनल माना जाता है। आजकल के स्टूडियो चैनल में जो है 2 चैनल होते हैं और यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो साउंड कार्ड है अधिक से अधिक ऑडियो सिस्टम से जुड़ सके। तो ये हो गई वॉइस और चैनल की बात, ठीक है। इसके अलावा यूजेस की बात कर ले साउंड कार्ड की, तो साउंड कार्ड के अंतर्गत हम देखें कंप्यूटर में ऑडियो म्यूजिक सुनने के लिए साउंड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर कंप्यूटर में मूवी या कोई वीडियो देखने के लिए साउंड कार्ड का उपयोग करते हैं। वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है साउंड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। साउंड कार्ड का उपयोग वॉइस रिकॉग्निशन में भी होता है। इसके अलावा कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए भी साउंड कार्ड का इस्तेमाल होता है। सारी चीज़ हमको साउंड कार्ड के माध्यम से देखने को मिलती है। आई होप आपको साउंड कार्ड के बारे में बेसिक जानकारी पता चल गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी सर्वर से किसी क्लाइंट तक वीडियो पहुंचाने की प्रक्रिया वीडियो क्या कहलाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए एक सर्वर है और यहाँ है एक जो है क्लाइंट। तो यहाँ से वीडियो यहाँ पहुँचाई जा रही है, मतलब डायरेक्ट देखी जा रही है। तो डायरेक्ट देखने की चीज़ों को हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग बोला जाता है। और अगर हम यहाँ पे उसको स्ट्रीमिंग डायरेक्ट नहीं देख रहे इंटरनेट में तो हम उसको क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं मान लो यूट्यूब पर, और अगर आप डाउनलोड करे वगैरह देख रहे हैं तो आप स्ट्रीमिंग देख रहे हो, ठीक है। और यदि आप डाउनलोड कर ले रहे हैं अपने कंप्यूटर में स्टोर कर ले तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे बोला जाता है स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो ये आप समझ गए स्ट्रीमिंग। ये देखिए इस प्रकार हम देख सकते हैं स्ट्रीमिंग को, इस प्रकार समझ सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे लाइव चल रहा है और हम टीवी मतलब टीवी में जैसे देखते हैं वैसे कंप्यूटर में कोई डिवाइस में इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे वीडियो स्ट्रीमिंग की। तो स्ट्रीमिंग का मतलब होता है डायरेक्ट देखना बिना डाउनलोडिंग के, ठीक है। इंटरनेट के द्वारा जब भी कोई वीडियो ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर प्ले होती है तो वह वीडियो हमारे मतलब कंप्यूटर में या फिर कोई डिवाइस में चलता है तो उसे हम बोलते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग। और एक और होती है लाइव स्ट्रीमिंग, यानी कि जब मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ और आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर पा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर पा रहे हैं, डायरेक्ट मैं उसका सॉल्व
मतलब जो सॉल्यूशन है वो आपको दे पा रहा हूँ, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग कहलाती है। ऐसा वीडियो जो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना डाउनलोड की हम देख सकते हैं, उसे वीडियो स्ट्रीमिंग बोलते हैं। यह देखने में बिल्कुल टीवी में चलते कार्यक्रम की तरह होता है। टीवी पर आप वीडियो को कंट्रोल नहीं कर सकते, परंतु स्ट्रीमिंग वीडियो को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्पीड बढ़ा सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग के अंतर्गत। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको यूट्यूब देखने को मिलता है, नेटफ्लिक्स देखने को मिलता है, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं। जब भी आप यूट्यूब वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन खोलकर उस पर वीडियो प्ले करते हैं, तो वह वीडियो स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा ही आपको दिखाया जाता है। इसके लिए आपको इंटरनेट डाटा की ज़रूरत पड़ती है। बिना इंटरनेट डाटा के ये वीडियो नहीं चल पाएगा, यानी कि वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए ऑनलाइन होना ज़रूरी है डाटा, ठीक है। इसके अलावा हमको एक डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। तो मैंने बताया जैसे कि डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग में अंतर है। तो डाउनलोड की अगर बात करें तो देखिए, प्रोग्राम देखने की ओल्ड मेथड है। मतलब इससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर में हम डाउनलोड कर रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और बाद में हम उसको देखते हैं। परंतु प्रोग्राम देखने का न्यू मेथड है स्ट्रीमिंग। डाउनलोड में किसी भी वीडियो को पूरा डाउनलोड करके ही देखा जा सकता है और यहाँ पे वीडियो रियल टाइम पर चलता है, ठीक है। इसके अलावा डाउनलोडिंग में कनेक्शन खोने पर डाउनलोडिंग फेल हो सकता है और फाइल फिर से डाउनलोड करना पड़ता है। परंतु यहाँ कनेक्शन मिलने पर जब चाहे जब जो है वीडियो वहीं से प्ले हो सकती है। डाउनलोडिंग में इसके लिए जो है मीडिया सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर वेबसाइट या एप्लीकेशन पर डायरेक्ट वीडियो देखा जा सकता है स्ट्रीमिंग में। फिर डाउनलोडिंग की अगर बात करें, डाटा सेव करने के लिए स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर स्ट्रीमिंग में कोई भी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर डाउनलोडिंग में मूवीज़ देखने के लिए डाउनलोड और जो देखने में दोगुना समय लगता है, मतलब एक प्रकार से डाउनलोड भी समय लगेगा और देखने में भी। यहाँ पे जितना समय मूवी देखने में लगेगा उतना ही लगेगा, डाउनलोडिंग की कोई अलग से यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। तो ये तो बात हो गई, हमने वीडियो स्ट्रीमिंग के बारे में यहाँ पे देखे, और एक तो हमने डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग के बारे में यहाँ पे देखे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।